हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन परिचय जानेंगे, क्योंकि पाठ का सार सब कुछ परिचय में ही छिपा होता है। तो इससे अपन को ये मालूम चलेगा कि अपन इस यूनिट में क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन परिचय की बात करेंगे। परिचय हमारे सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट का, यानी विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले यानी विश्व राजनीति का मतलब विश्व में जितने भी देश आते हैं उनके बीच में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जिनका महत्व बढ़ा है और उनके ऊपर वो क्या डिस्कस करते हैं वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। यानी विश्व में जितने भी देश हैं वो आखिरकार में पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा हमें संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, उन पर आखिरकार में वो डिस्कस क्यों करना चाहते हैं, चर्चा क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का महत्व भी बढ़ा है कुछ सालों में। आप देखोगे कि ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आप देखोगे कि ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, फिर राजनीति में इस टॉपिक को क्यों जोड़ा गया। तो इसका सीधा सा सवाल ये है कि जो पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है उन पर काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति में प्रदूषण हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ा है, ओजोन परत में छेद हो गया जिससे भी तापमान बढ़ा है, और काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे वर्षा के दिनों में वर्षा नहीं होती है, तापमान जिस टाइम पड़ना चाहिए ज़्यादा उस टाइम तापमान नहीं पड़ रहा है। तो प्रकृति का जो रोटेशन है वो बिगड़ा हुआ है, और इस पर यदि विश्व के राजनीतिक नेता है वो यदि आगे आकर इसका समाधान नहीं करेंगे तो पूरी प्रकृति यानी पूरे विश्व को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ये इसका जो समाधान है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का एक जरिया है विश्व राजनीति के सारे देश एक मंच पर आकर इनका समाधान कर सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आपकी क्लास 12 में जो राजनीति की जो बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस उसमें जोड़ा गया है, ताकि इनका समाधान हो सके, हम इन चीज़ों को समझ सके। ठीक है, आगे जानते हैं। पर्यावरण आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है इस यूनिट में। इसके बाद आप देखोगे कि पर्यावरण जितने भी आंदोलन हैं उनकी तुलनात्मक चर्चा की गई है कि ये आंदोलन आखिरकार में क्यों हो रहे हैं, पर्यावरण के जितने भी आंदोलन हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये कितना गलत है, कितना सही है। तो ये तार्किक व्याख्या के आधार पर पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा आपको इसमें देखने को मिलेगी कि पर्यावरण आंदोलन आखिरकार में क्यों किए जा रहे हैं विश्व भर में, क्यों विश्व जागरूक होता जा रहा है पर्यावरण के संदर्भ में। क्योंकि पर्यावरण के ऊपर काफ़ी सारी दिक्कत आने वाली है, यानी पर्यावरण को दूषित कर दिया गया है, जिससे अपन को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। आगे आप इस अध्याय में जानोगे कि हम इस अध्याय में दो चीज़ें जानेंगे, साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत। इनकी जो धारणाएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। यानी अपन दो चीज़ों की धारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे, और वो धारणाएं कौन कौन सी है, साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत। यानी इसका अर्थ आप देखोगे, साझी संपदा क्या होती है कि बहुत सारे देश या बहुत सारे समूह मिलकर इसी संपदा का निर्माण करते हैं, और उस संपदा पर उन समूहों का ही निर्माण होता है। जैसे 10 देश हैं, 10 देश मिलकर उस संपदा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो संपदा उनकी ही होगी, तो वो साझी संपदा कहलाएगी। और विश्व की साझी विरासत यानी जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिस पर पूरे विश्व का अधिकार है, विश्व के सारे देशों का उस पर अधिकार है, तो उस विरासत को
विश्व की साझी विरासत के नाम से अपन जानते हैं। और इनकी जो धारणाएं हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, वो समझने का प्रयास आप इस यूनिट में करोगे। आगे देखोगे पर्यावरण से जुड़ी बहसों में भारत में कौन सा पक्ष लिया गया है, भारत में कौन सा पक्ष लिया गया है, इस लाइन को समझो। पर्यावरण के संबंध में जितने भी मुद्दे हैं उन पर बहस हुई, और यानी विश्व स्तर पर बात बता रहा है ये कि विश्व स्तर पर जो पर्यावरण है उनके काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे प्रदूषण यानी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप देखोगे कि ओजोन परत का स्तर है, और आप देखोगे कि वायु प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण है वो समस्याएं आ रहे हैं, तो उन पर चर्चा की जाती है, काफ़ी सारी बहस होती है कि क्या अपन इनको सही किया जा सकता है। तो भारत ने इन मुद्दों पर कौन सा पक्ष स्वीकार किया है वो जानने का प्रयास करेंगे। आगे आप देखोगे कि संसाधनों से जुड़ी विश्व राजनीति की चर्चा, यानी जितने भी संसाधन हैं उससे संबंधित विश्व राजनीति, यानी विश्व के जो देश है उनके बीच में किस प्रकार की चर्चा सामने आई है संसाधनों के ऊपर, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। विश्व राजनीति में जितने भी देश आए हैं, यानी विश्व में जितने भी देश हैं उनके द्वारा संसाधनों पर किस प्रकार की चर्चा सामने आई है, क्या सोचते हैं उस संसाधनों के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप देखोगे अंतिम में, समापन में, यानी इस पॉइंट के बारे में अपन अब चर्चा करेंगे, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, ये आपका पॉइंट भी होगा, तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। शायद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है इसी में, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। आखिरकार में विश्व के जितने भी देश हैं उनके सामने पर्यावरण की चिंता और समस्याएं क्यों सामने आ रही हैं, आखिरकार में उनको पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है, इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ कारण हैं पर्यावरण के संदर्भ में, तो उनको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण है, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करना, और आप नोट्स बना लो इन्हीं के। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी जो कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी होनी चाहिए उस बढ़ोतरी में कमी आ रही है, यानी कृषि के जो मैदान हैं, कृषि के जो खेत हैं उनमें कमी आ रही है। ठीक है, आगे देखो, भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होना, यानी भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है। इस उर्वरकता शक्ति कम होने के कारण ही अपन के पास में उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है। आगे देखो, चरागाहों के चारे खत्म होने को हैं, यानी चरागाह का मतलब जो पशु वो के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं, जो चारे के मैदान हैं उनमें कमी होती जा रही है, और पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण आप देखोगे कि पशुओं की नस्लें कम होती जा रही हैं, पशु ज़्यादा दूध भी नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि उनको हरा चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जितने भी चारागाह हैं वो समाप्त होते ही जा रहे हैं। आगे देखो, जलाशयों की कमी होती जा रही, जितने भी तालाब हैं, यानी जो जल के स्रोत हैं जहाँ पर जल रहता है उन स्रोतों में कमी होती जा रही है। ये सारी चीज़ें पर्यावरण की चिंता में आती हैं, यानी इन्हीं कारणों के कारण विश्व के जितने भी देश हैं उनके अंदर चिंता सता रही है कि यदि खत्म हो गए, कृषि उपजाऊ नहीं रही, पूरा जलाशय खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो हमारा क्या होगा, पूरी मानव जाति का क्या होगा, क्योंकि जल से हम जीवित रहते हैं। कृषि उत्पादन करेगी तो हम खाएंगे, यदि नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे। तो इस प्रकार जलाशयों की कमी होना। ठीक है, आगे देखोगे, जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से कृषि उत्पादन में कमी आई है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर बता रहा है कि जलाशय की कमी हो रही है, और जो जलाशय बचे हुए हैं उनमें प्रदूषण हो गया है, वो गंदे हो गए हैं। अब जब जलाशय गंदे हो गए हैं तो कृषि के उत्पादन में कमी क्यों हो रही है, यानी इस चीज को समझने का प्रयास करना है कि जलाशयों में यदि प्रदूषण हो रहा है तो भाई कृषि उत्पादन में कमी क्यों हो रही है। दरअसल ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब अपन
प्रदूषित जल कृषि में डालते हैं यानी सिंचाई करते हैं तो जो भूमि के अंदर उर्वरकता शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रदूषित जल में काफ़ी सारे तेल मिले हुए होते हैं, काफ़ी सारी गंदगी मिली हुई होती है। जब ये कृषि में जाती है तो कृषि की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको कम कर देती है। यही कारण है कि कृषि के उत्पादन में कमी होती जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के अंदर पहली समस्या क्या आ रही है, कृषि भूमि में बढ़ोतरी नहीं हो रही और जितनी भूमि कृषि योग्य है उसमें कमी होती जा रही है। और चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं, पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध कराते हैं उनकी कमी हो रही है और जलाशयों की कमी हो रही है, जितने भी जल के स्रोत हैं उनमें कमी हो रही है। और जलाशयों में प्रदूषण होने के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई, क्योंकि जलाशय से ही कृषि में जल दिया जाता है और जब वो गंदा पानी जाता है तो भूमि की उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है। आगे जो कारण देखो, दूसरा कारण, यानी आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तो सुना ही होगा, विश्व भर में प्रसिद्ध है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट में इसको यूएनओ के नाम से अपन जानते हैं। और इसका जो कार्य है वो शांति और सुरक्षा की स्थापना करना विश्व स्तर पर। तो इसने क्या किया कि 2016 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की मानव के स्वास्थ्य के संदर्भ में, और वो रिपोर्ट थी मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तुत की। और इसमें उसने क्या प्रस्तुत किया कि जो विकासशील देश है, विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता, यानी विकासशील देशों की यानी गरीब देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी उसको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। आगे सुनो, 2 अरब 40 करोड़ आबादी, यानी 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई से वंचित है, यानी विश्व की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई से वंचित है। ठीक है, ये रिपोर्ट बोलती है। और इन दोनों कारणों के कारण ही क्या हो रहा है कि हर साल 30 लाख से ज़्यादा बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यानी इन दोनों समस्याओं के कारण ही। एक तो विकासशील देशों में 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छता उपलब्ध नहीं हो रही है, दूसरा 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई से वंचित है। जब साफ सफाई वंचित नहीं होगी तो लोग मरेंगे, बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मर जाते हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, तो विश्व स्तर पर इस रिपोर्ट में ये सब बताया गया है। और यही कारण है कि विश्व के देशों को चिंता सता रही है पर्यावरण के संदर्भ में। तीसरी आप समस्या देखोगे पर्यावरण में कि जो वायुमंडल है, पृथ्वी के 100 मीटर से ऊपर आप देखोगे कि वायुमंडल है और वायुमंडल की काफ़ी सारी परतें पाई जाती हैं। तो उसी में एक परत आपको देखने को मिलेगी, ओजोन परत। ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी और उसमें छिद्र हो गया है, यानी उसमें छेद हो गया है, क्योंकि ओजोन परत में जो गैस पाई जाती है उसमें कमी आ रही है। इसका कार्य क्या होता है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधा पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि ओजोन परत नहीं हो तो मानव जाति को बुरा नुकसान हो सकता है, त्वचा पर बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। और इसमें छिद्र हो गया है, यदि पूरी समाप्त हो गई तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी और मानव को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ओजोन परत में छेद होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य का खतरा है ना, जो मंडरा रहा है। तो वायुमंडल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, इस पर्यावरण में काफ़ी सारी चिंताएं हमें सता रही हैं। इन चिंताओं के कारण ही विश्व के जितने भी देश हैं वो काफ़ी सारे सम्मेलन करते हैं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा कारण देखते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में चिंता क्यों बढ़ती जा रही है। चौथा कारण है
जो प्राकृतिक वन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो अपन प्राकृतिक जो वन है उसके कार्य पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर बाद में अपन जानेंगे कि उनकी कटाई के कारण क्या हो रहा है आखिरकार में। तो जो प्राकृतिक वन होते हैं उनका लाभ ये है कि जलवायु को संतुलित करते हैं, यानी जलवायु को संतुलित रखते हैं, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक वन होते हैं विश्व में, चाहे किसी भी स्थान पर वन हो, कैसे भी वन हो, वो वहाँ के मौसम को संतुलित रखते हैं, न तो ज़्यादा मानव के ऊपर हावी होने देते हैं, यानी मानव के अनुकूल ही वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो वन है ना, जो जलवायु को संतुलित रखते हैं, ठीक है। जल चक्र है, इसको भी प्राकृतिक वन संतुलित रखते हैं। जल चक्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वायु है ना, जो समुद्रों से जल को उठाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बादल बनते हैं, यानी आकाश में बादल बन जाते हैं जल के, और फिर दूसरे स्थान पर उनकी वर्षा हो जाती है, यानी उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा होने पर पृथ्वी पर जल पड़ता है, पृथ्वी से वो जल नदियों के माध्यम से महासागरों में चला जाता है, और महासागरों में वापस से वही प्रक्रिया होती है, जल बादल के रूप में तब्दील होते हैं, फिर वर्षा होती है, वर्षा से नदियों में जाता है। तो ये प्रक्रम चलता ही रहता है। तो इसी प्रक्रम को अपन जल चक्र कहते हैं, और इसको संतुलित करने में प्राकृतिक वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरा आप लाभ देखोगे तो जैव विविधता का भंडार भरा हुआ है, यानी इन वनों में आप देखोगे तो बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, बहुत सारे फल पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इसी कारण ये जो वन है वो यहाँ की प्रजातियों की रक्षा करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, भोजन देते हैं। तो ये जो 3 लाभ हैं वो प्राकृतिक वनों के कारण ही हैं। लेकिन बात ये आ रही है, समस्या ये आ रही है कि वनों की कटाई की जा रही है, वनों को काटा जा रहा है। अब वनों को अपन काटेंगे तो जलवायु को संतुलित कौन करेगा, जल चक्र को संतुलित कौन करेगा, जैव विविधता को संतुलित कौन करेगा, मनुष्य का बाप। तो ये जो वन है उसकी कटाई को अपन को रोकना है। हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो अपन को ये चीज़ें रोकनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। आगे टाइम आ रहा है, बहुत बुरी हालत होने वाली है मानव की। तो वनों की कटाई के कारण ही ये तीनों चीज़ें हैं ना, जो इनका है ना जो संतुलन बिगड़ गया, इनका संतुलन है ना जो बिगड़ते ही जा रहा है। आप वर्तमान में देखोगे जलवायु यानी मौसम, जब सर्दी होती है तो सर्दी नहीं पड़ती है, जब गर्मी होती है तो गर्मी अधिक पड़ती है। ऐसा मौसम जलवायु के कारण ही हो पा रहा है। समय समय पर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जल चक्र आप देखोगे कि वर्षा है ना समय समय पर नहीं होती है, जल की कमी होती जा रही है। जैव विविधता में आप देखोगे तो वनों में बहुत सारी जीव जंतु की प्रजातियां खत्म होने को हैं। आप देखोगे कि बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे गौरैया चिड़िया। गौरैया आपको देखने को मिलती है अब नहीं। गौरैया जो चिड़िया है वो वर्तमान में लुप्त होती जा रही है, और बहुत सारी प्रजातियां जो अपन को पता ही नहीं है। तो ये प्रजातियां है ना जो खत्म होती जा रही हैं, प्राकृतिक वनों की कटाई के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो जब तक अपन इन वनों की कटाई को नहीं रोकेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो यही कारण है कि इस समस्या के कारण भी पर्यावरण के संदर्भ में चिंता सता रही है। विश्व के देशों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ये समस्या सता रही है। चौथा कारण इसी में देखो, चौथा कारण समुद्री तटों का प्रदूषित होना। मैंने समुद्र बनाया है और इससे अपन एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे जो आपने कभी भी
पढ़ा नहीं होगा, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। ये पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है, पूरा का पूरा समुद्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसका तट कौन सा है? इसका तट है ना जो ये सारा का सारा है, समुद्र का तट ये है ना, जो ये सारा का सारा आपका समुद्र के समुद्री तट आ जाएगा, समुद्री तट आ गया, ठीक है। ये बीच में इसमें जल है, तो क्या हुआ कि ये जो समुद्री तट है वहाँ पर प्रदूषण हो गया है। मैंने लिख रखा है समुद्री तटों का प्रदूषित होना, यानी जो ये समुद्री जो तट हैं वो अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं। और आप देखोगे कि ये जो बीच में समुद्र के बीच में प्रदूषण बहुत ही कम पाया जाता है, यानी ना के बराबर पाया जाता है समुद्र के बीच में। मध्य भाग में प्रदूषण समुद्र के बहुत ही कम पाया जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो समुद्री का जो तटीय भाग है यहाँ पर प्रदूषण अधिक पाया जाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जनसंख्या मानव की अधिक निवास करने लगी है, यानी ये जो समुद्र का जो तटीय भाग है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और अपन जानते हैं जहाँ मानव पहुँच जाता है वहाँ पर गंदगी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में प्रदूषण अधिक बढ़ा है। मानव इन तटीय क्षेत्रों में निवास इसीलिए करता है क्योंकि यहाँ मछलियों का पालन अधिक हो रहा है। यहाँ पर मछलियों का पालन यानी मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ बहकर आ जाती हैं। और यहाँ पर कृषि यानी जल अधिक होने के कारण कृषि भी यहाँ पर की जाती है, जल की कमी नहीं होती है। तो यही कारण है कि जनसंख्या यहाँ पर अधिक होने के कारण प्रदूषण होता ही जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम पर्यावरण के संदर्भ में है, और वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता सताई ही जा रही है। इन समस्याओं को हमारे समक्ष रखने के लिए ही इस टॉपिक को राजनीति में जोड़ा गया है, पॉलिटिकल साइंस में इस टॉपिक को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जो आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारा जो मेथड है वो समझ में आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, हर यूनिट के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आगे मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।